पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें और उन्हें अंग वस्त्र प्रदान कर हरियाणा की तरफ से उनकी अगवानी करें। आपका स्वागत है, कोटि कोटि स्वागत है, हृदय की गहराई से स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के महामंत्री श्री गोपाल शर्मा और गुरुग्राम जिला के प्रभारी संदीप जोशी जी, आप हरियाणा की बेटी के, हरियाणा की माटी के वीर सपूत श्री मनोहर लाल जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनको अंग वस्त्र प्रदान करके हरियाणा की तरफ से उनका स्वागत करें। अब मैं प्रार्थना कर रहा हूं जिलाध्यक्ष श्री सर्वप्रिय जी त्यागी, आप स्वागत करेंगे हमारी प्रदेश की बहुत ही ऊर्जावान और यशस्वी हमारी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिनके नेतृत्व में हमारा यह प्रदेश संगठन की दृष्टि से नित्य नए आयाम कायम कर रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित राव इंद्रजीत जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं जिला के हमारे दोनों महामंत्री, आप आकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित नेत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव जी भी हमारे बीच में यहाँ पर विराजे हैं। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बहन रेखा शर्मा जी से कि आप आके उनका स्वागत करें। बहन रेखा शर्मा जी, हमारा सौभाग्य है कि हमें हमेशा हमारे देश के संत मनीषी जो इस देश की जीवन रेखा है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। आज हमारे बीच में बहुत ही श्रद्धेय श्री आनंद मूर्ति श्री गुरु माँ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हमारे इस आयोजन को बहुत महत्व मिला है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी बहुत ही वरिष्ठ नेत्री और हमारी बहन डॉक्टर सुधा यादव जी से कि आप गुरु माँ जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे बहुत ही पूज्य संत, अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय संत तो भी अतिशयोक्ति नहीं, महंत राम सुखदास जी यहाँ पर विराजे हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे श्रद्धेय स्वामी धर्मदेव जी महाराज, आप उनका स्वागत करके उनको शोभायमान हम सभी को करें। स्वामी धर्मदेव जी स्वागत कर रहे हैं परम श्रद्धेय महंत राम सुखदास जी का।
आज का कार्यक्रम अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है जो देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, विशेषकर हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, क्योंकि देश का इतिहास हमेशा भविष्य का निर्माण करता है। तो आज के इस आयोजन की रूपरेखा रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने बहुत ही अनन्य साथी, जिन्होंने इतनी मेहनत की है इस आयोजन के लिए, दिन रात एक किया है और विगत एक पखवाड़े से 15 दिन से उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसका प्रतिफल है कि यहाँ से लेके अंत तक, और जितने अंदर हैं उतने ही बाहर हैं। आपको भी मैं नमन करता हूँ। मेरे भाई श्रीमान बोधराज जी सीकरी, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ आज के आयोजन की रूपरेखा हम सभी के सामने प्रस्तुत करें। श्री बोधराज जी सीकरी। जगदीश चोपड़ा जी हमारे वयोवृद्ध परिपक्व राजनेता हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आज के इस आयोजन की रूपरेखा इस समय स्पष्ट नजर आ रही है। हजारों की संख्या में हरियाणा के हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हमारे शुभचिंतक, हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें समझ चुके हैं कि ये दर्द क्या है, ये भयावह स्थिति क्या है, ये त्रासदी क्या है, ये विभीषिका क्या है। मैं रूपरेखा बताने की हैसियत में नहीं हूं। मैं तो मात्र प्रार्थना कर सकता हूं कि इस आयोजन के पीछे जिनका आशीर्वाद है, जिनकी प्रेरणा है, जिनका निर्देश है और जिनका आदेश है, श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी से प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया जाए, वंदन किया जाए, जिन्होंने लाल किला की प्राचीर से अगर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया है तो उसका सारा श्रेय मनोहर लाल जी को जाता है। आए और आकर के अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत आभार। ऐसा है जी, वो कहते हैं जब बहुत बड़ा आयोजन होता है उसमें थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति हो सकती है। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने प्रांत के अंदर एक विकास की नींव रख करके नायब सिंह सैनी जी को इमारत खड़ी करने के लिए उत्तरदायित्व दिया, और केंद्र के अंदर जो हमारी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व का अभिनंदन करने के लिए, और स्वामी जी ने किया, अब हमें मनोहर जी का आशीर्वाद मिलेगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आज का ये अवसर बहुत एक विशेष भावनाओं को पैदा करने वाला ये अवसर है। विभाजन विभीषिका दिवस। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ इन भावनाओं में शरीक होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं श्री नितिन नवीन जी यहां पधारे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से आज के इस वातावरण में जो प्रभावशाली भूमिका वो निभा सकते हैं, हम सबका ज्ञानवर्धन भी होगा, हम सबको एक इतिहास की जानकारी भी मिलेगी, हमको प्रेरणा भी मिलेगी। हमारे बीच में राष्ट्रीय संत, जो वास्तव में इस पूरे अभियान को शुरू करने के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, ऐसे हमारे
स्वामी धर्मदेव जी, मैं इनको वर्षों से सुनता आ रहा हूं। संत सन्यासी धार्मिक, आध्यात्मिक, कथा, प्रवचन ये करते हैं, सामान्यतया हमारे जीवन में प्रकाश डालते हैं। लेकिन जब स्वामी धर्मदेव जी को सुनता हूं तो राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत होकर के जो जज्बात जो हमारे अंदर भावना भरते हैं, ऐसे राष्ट्रीय संत विरले ही होते हैं। इनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे बीच में पार्टी की हमारी प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता, ये भी जब से अध्यक्ष बनी हैं लगातार चल भी रही हैं, दौड़ भी रही हैं, गाड़ी को भी दौड़ा रही हैं। इतने कम समय में अगर कोई एक प्रदेश के अध्यक्ष के नाते 25,000 किलोमीटर की यात्रा की है तो हमारी बहन अर्चना गुप्ता ने की है। कोई जिला छोड़ा नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई वर्ग छोड़ा नहीं है। लगातार सामाजिक समस्याओं पर भी विचार करती हैं और आज के इस कार्यक्रम की तैयारी में आपकी भी एक विशेष भूमिका है। हमारे यहाँ बहुत से नेता बैठे हैं, बहुत से सज्जन बैठे हैं, बहुत से इन सब कार्यक्रमों में आगे बढ़ाने के लिए हमारी साध्वी क्या नाम, गुरु माँ, वो भी बैठी हैं, संजीव बैठे हैं, राव साहब बैठे हैं, राव नरवीर कहते मैं भी बैठे हैं, संजय भाटिया बैठे हैं, सुधा यादव बैठी हैं। यानी जितने नाम लिए जाएं उतने कम हैं। लेकिन आज विषय नामों का या इस प्रकार की चर्चा का नहीं है, बल्कि आज विषय जैसा सीकरी जी ने अपना दायित्व मेरे ऊपर टाल दिया। चोपड़ा जी ने कहा कि सारे कार्यक्रम की भूमिका बताएंगे, उन्होंने कुल मिलाकर के क्या समझा क्या नहीं समझा, उन्होंने अपने स्थान पर मुझे बुला लिया कि भूमिका बताएंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो जिनके परिवार स्वयं इस त्रासदी के पीड़ित हैं और सब लोग प्राय इस त्रासदी के बारे में वर्षों से चर्चा होती है। खास करके ये उत्तर भारत का क्षेत्र और बंगाल का क्षेत्र, पूर्वोत्तर, पूर्वी भारत और ये उत्तर भारत, ये इस त्रासदी का प्रत्यक्षदर्शी एरिया है। स्वयं भुक्तभोगी लोग यहां बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो भी इतना ही मैं बताना चाहूंगा कि ये दिन 14 अगस्त, 15 अगस्त, ये दोहरी भावना का एक दिन है। 14 अगस्त हम उस विभाजन को याद करते हैं। विभाजन के बारे में कहूं तो हम अपने देश को मां मानते हैं, भारत माता मानते हैं। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई भारत माता, इसको आजाद करने के लिए हम निकले थे। आजादी तो मिली, लेकिन दुखदाई पहलू ये भी है कि भारत मां के दो बाजू ये काट दिए गए। दो बाजू काट करके भारत मां को हमने जो आजादी दिलाई, बहुत बड़ी पीड़ा भी उस दिन के साथ जुड़ी हुई है। एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था, बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। एक पंजाब और सिंध में से कट के हिस्सा निकला, दूसरा बंगाल में से कट के हिस्सा निकला। आजादी चाहिए थी, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए थी, लेकिन आजादी को प्राप्त करने की जो जल्दी थी उसकी कीमत हमको चुकानी पड़ी। आजादी के लिए सब लोग लगे, क्रांतिकारी लगे, गरम दल, नरम दल, सब अहिंसात्मक आंदोलन चलाने वाले लोग लगे, आंदोलन करने वाले लोग लगे, जिन्होंने बलिदानियां दी। लेकिन एक वर्ग ऐसा था कि जितना जल्दी देश आजाद हो जाए उतना जल्दी हमको सत्ता का लाभ मिलेगा, सत्ता करने का मौका मिलेगा। वो सत्ता के लाभ को रोक नहीं पाए, जिसके कारण से ये पाकिस्तान की मांग स्वीकार की जाए कि न की जाए,
उन्होंने इस लालच में पाकिस्तान बनने की, देश का विभाजन करने की मांग को स्वीकार किया। मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों का भी आजादी प्राप्त करने में कोई रोल नहीं था, रहा, लेकिन रहा तो देश के टुकड़ों पर, देश के विभाजन की कीमत पर हम ये स्वीकार करें, ये उस समय ठीक नहीं था। 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी का समाचार तो मिला, लेकिन भारत के नक्शे के ऊपर एक लकीर खींच दी गई कि ये विभाजन इधर पाकिस्तान होगा, उधर पूर्वी पाकिस्तान होगा, शेष बचा भारत होगा। इस एक लकीर ने नक्शे के ऊपर केवल कागज पर लकीर नहीं थी, लेकिन लोगों के दिल को चीरने वाली यह लकीर थी। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि जैसे मैंने बताया कि बहुत से परिवार स्वयं उसके प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले परिवारों में से हैं, मेरा स्वयं का परिवार भी उनमें से है। बचपन में दादी नानी जब हमको ये कहानियां सुनाती थी, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि किस प्रकार से देश की आजादी की तिथि, प्रस्ताव तो पारित हो गया था 17 जुलाई 1947 में, लेकिन आजादी की घोषणा की जाएगी 15 अगस्त 1947, एक महीने के बाद। इस बीच में और इस बीच के अंदर रॉडक्लिफ नाम से एक व्यक्ति का कमीशन बना, जिसके जिम्मे लगा कि देश का विभाजन कहां से होगा, उसकी लकीर खींच करके उसके जिम्मे काम लगा था। ऐसा नहीं है कि आजादी की घोषणा से पहले उसने लकीर खींची नहीं होगी, ड्राफ्ट तैयार किया होगा, सब दलों को दिखाया भी होगा, लेकिन घोषणा नहीं की। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान ने आजादी की घोषणा की। अगले 2 दिन तक इन दोनों प्रदेशों के लोगों को यह पता नहीं था कि हम किस देश में रहेंगे। उससे पहले झगड़े शुरू हुए, हिंसा की कार्रवाई हुई, सब बहुत से लोगों ने अपने परिवार, अपने घर छोड़ने शुरू भी किए, लेकिन एग्जैक्ट वो कहां, यानी इंटरनेशनल लाइन कहां होगी, इसकी जानकारी 17 अगस्त को दी गई। मित्रों, 2 दिन तक बहुत लाखों परिवार ऐसे थे जिनको पता नहीं कि हम इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे, क्या बीती होगी। तो मित्रों, कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, और इसका जो क्रम चला है उस क्रम के लिए भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा क्रम उस समय चला था कि 1908 से वास्तव में इस विभाजन की बात शुरू की गई, और बाद में अंत में आते आते 1940 में, और इसको जो है लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से मुस्लिम लीग ने जब घोषणा की कि हमको पाकिस्तान अलग लेना है, चाहिए, उस दिन बीज बो दिया गया, और फिर अंग्रेज ने उस ओर बढ़ना शुरू किया। और उसके बाद जुलाई 1946 में, बल्कि उससे पहले डायरेक्ट एक्शन शुरू हुआ अगस्त में, लेकिन जुलाई में नेहरू जी ने, जो उस समय कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई थी, उस कैबिनेट मिशन योजना के अंदर यह तय किया गया था कि कौन कौन सा प्रांत किधर किधर जाएगा। उसने एक मोटा मोटा प्रारूप तैयार किया, लेकिन नेहरू जी ने यह घोषणा कर दी कि इस डायरेक्ट एक्शन, ये जो हमारा जो उस समय का कैबिनेट मिशन की कांग्रेस की जो योजना थी, वो संविधान सभा उसको लागू नहीं मानेगी, कोई जरूरी नहीं है माने कि ना माने। उस दिन से और पक्का हो गया कि विभाजन तो निश्चित से होगा ही होगा। और उसके बाद एक से मुस्लिम लीग ने जो घोषणाएं की, डायरेक्ट एक्शन की जो घोषणा की, ये भी 1946 के अंदर देश में हिंसा फैलाने के लिए पर्याप्त थी। चाहे बंगाल था, चाहे पंजाब था, नौखली था, इन सब स्थानों पर डायरेक्ट एक्शन की 1940 में अगस्त में जो घोषणा की गई, खूब मारकाट मचनी शुरू हो गई। और उस मारकाट के बाद दोनों तरफ से लोगों को इस विभाजन में विभीषिका को सहन करने के लिए और अपने आप को बलिदान करना पड़ा। मित्रों, इस लड़ाई में, जैसा मैंने बताया, अगर ये राजनीतिक तौर पर थोड़ा और मजबूती दिखाते तो शायद इससे हम बच सकते थे, लेकिन बचा नहीं गया, और उसमें ये विभाजन हुआ।
और विभाजन के समय जब जनता इधर से उधर आने लगी, हम सबको मालूम है कि किस प्रकार कहां लोग जो है जाकर के बसने लगे। बहुत बड़े कैंप लगाए गए जगह जगह के ऊपर, और इन कैंपों में लोगों को बसाया गया। चाहे वो आने वाले लोग उस पाकिस्तान, क्योंकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, वास्तव में तो पूरा भारत एक था। और जब लोगों को लगा कि देश अलग एक टुकड़ा बन रहा है, उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा, वो भारत का ऐसा नहीं रहेगा, तो वो जो सब लोग हम में से ऐसे हैं जिनका अपने देश से प्रेम करते हैं, हम भारत से आज के भारत में जाना चाहेंगे, वो जो भारत जो जिसको पाकिस्तान कहा गया वहां नहीं रहेंगे, ये देशभक्ति का प्रतीक था उनका। और जो लोग उस समय लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, लालपुर, गुजरांवाला, शेखपुरा, सियालकोट, जंग, मियांवाली, डेरा गाजी खां, इन क्षेत्रों में बड़े हिंदू और सिख दोनों परिवार पलायन करके यहां से आने लगे। मैं हिंदू और सिख परिवार इसलिए कह रहा हूं कि एक बड़ा विवाद उस समय सिख समाज में भी हुआ। सिख समाज को लुभावना नारा दिया गया कि आप पाकिस्तान के साथ आ जाओ। मास्टर तारा सिंह जी ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन जब विभाजन की लेखाएं खींच ली गई कि अब तो भारत और पाकिस्तान यहां बनेगा, तो वहां के सिख नेताओं ने तय किया कि हम मुस्लिम देश पाकिस्तान की दादागिरी के नीचे बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम यानी हिंदू और सिख ये एक हैं, अगर हम रहेंगे तो हिंदुस्तान में रहेंगे, भारत का जो आज बचा हुआ प्रदेश है उसमें हम जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा निर्णय उस समय सिख समाज की ओर से लिया गया। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने देश को सर्वोत्तम महत्ता दी, क्योंकि सिख समाज में देशभक्ति की कमी नहीं है। देशभक्ति से ओतप्रोत ये समाज अपने देश, मूल देश के साथ रहना, अपने देश की संस्कृति धर्म के साथ लगाव रखना, ये उन्होंने उस समय प्रदर्शन किया। तो इस नाते से इसके बाद फिर सिंध में भी कराची, हैदराबाद, शुक्र, शिकारपुर सहित सिंध के बड़े ऐसे क्षेत्र हैं जहां से सिंधी हिंदू परिवार वो भी वहां से पलायन करके और उनको भी इस देश में वापस आना पड़ा। इसी प्रकार बंगाल का भी विषय है, चाहे वो उत्तर पश्चिम बंगाल हो, चाहे उसमें इधर का फ्रंटियर एरिया हो, पेशावर, कोहाट, बन्नू, हिंदू सिख वहां से भी आए। बलूचिस्तान और क्वेटा के आसपास के लोग भी हिंदू परिवार इधर आए, और बंगाल के हिंदू परिवार पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, भारत के अन्य हिस्सों की ओर विभाजन में गए। तो ऐसे बहुत से ऐसे ये उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां से लोग रातों रात चले, और जब विस्थापित चलने लगे तो उनको आने का जो तरीका था उसके अंदर वो रेलगाड़ियां, पैदल काफिले, बैलगाड़ी, ट्रक, सैन्य वाहन, जो जिसको मिला, निजी वाहन, पैदल, यानी इतनी बड़ी संख्या में पलायन इतिहास के अंदर बहुत कम मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 1.5 से 2 करोड़ परिवार इन हिस्सों से छोड़कर और भारत में आए। मूल भारत में वो आए। 1.5 से 2 करोड़ परिवार कम नहीं होते मित्रों। जहां तक शहीदों की संख्या है, रास्ते में बहुत हिंसात्मक कार्रवाइयां हुई, रेलगाड़ियां काट दी गई, महिलाओं को उनको अपमानित किया गया, उनकी इज्जत लूट ली गई, बच्चों को गायब हो गए, और बहुत कई बार तो बहुत एक भावनात्मक तरीके से लोग जो सुनाते हैं, जो हमें बताते हैं कि नौजवान बेटियों की गर्दनें और वहां के मां बाप ने उनको गर्दन उतार दी कि हमारी बेटी का अपमानित ना हो, इसको कोई ले ना जाए, इसका शील भंग ना हो, अपने हाथों से मार दिया। एक बूढ़ी मां, नौजवान उसको पहाड़ी के ऊपर से धक्का मारता है कि मां तुझे मैं सुरक्षित ले जा नहीं सकता, तेरा शील भंग ना हो, तुझे कहीं ना कहीं मुसलमान उठाना ले जाए। उन्होंने धक्का मार के खाई में गिरा दिया। यानी ये हमारे सब लोग, आप बैठे हैं, ये सब बैठे हैं, पुराने पुराने लोग, यहाँ डॉक्टर तेन यहाँ बैठे हैं, ये भी एक बार कहते थे कि किस प्रकार की और ऐसी पीड़ा। रमेश आहूजा जी, ये हमारे सुभाष सुधा जी, ये सब लोग इन चीजों को जानते हैं कि किस प्रकार से वो त्रासदी हुई है। मित्रों, पुनर्वास के लिए जब लोग वहां से आए तो जगह जगह अपना सहारा लेने के लिए कैंप बनाए। वो अंबाला में हो, करनाल में, पानीपत में, रोहतक में, हिसार में, गुड़गांव, सोनीपत, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद। कुरुक्षेत्र में तो बहुत बड़ा कैंप लगाया गया। यहाँ सेवा करने वाली संस्थाएं भी बहुत आई और उन संस्थाओं ने भी
यहाँ भरपूर काम किया और उस संस्थाओं के अंदर यानी यहाँ पर अगर मैं नाम से लेना चाहूं तो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी एक भूमिका यहाँ रही। आर्य समाज, सिख गुरुद्वारे समितियां, कांग्रेस सेवा दल, एनजीओ, सेना, प्रशासन, इन सब ने काम किया। और एक व्यक्ति बिल्कुल 3 कपड़ों में वहां से चल के आए, उसके पास कुछ नहीं है, परिवार का परिवार अच्छा खाता पीता परिवार आया है और इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में आए तो क्या क्या नहीं चाहिए। टेम्परेरी शेल्टर भी चाहिए, उनको भोजन चाहिए, उनको दवाई चाहिए, उनको पानी चाहिए, उनको स्वच्छता चाहिए। ये सब काम इन संस्थाओं ने किए। आभारी हैं हम सब लोग इन संस्थाओं के। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक गुरु गोलवलकर थे। गुरु गोलवलकर जी ने अपनी शाखाओं को संदेश दिया कि सब काम छोड़कर इन कैंपों में जाकर के जितने भी अपने भाई बंधु आए हैं उनकी सेवा, किसी प्रकार की कमी ना आए, दिन रात एक काम किया। तो ऐसे काम करने वाले लोगों की सराहना करना यदि आवश्यक है, इन सबको सुरक्षित निकालना और शरणार्थी काफिले को उनकी सीमा तक पहुंचाना, क्योंकि आखिर अपनी सीमा में पहुंचने के बाद थोड़ी सुरक्षा हो सकती है, लेकिन जो बंटवारे में दूसरा देश बन गया उसकी सीमा तक जब तक ये विस्थापित हैं उनको बाहर निकालना ही बहुत बड़ा काम था। तो इसके बाद भी ऐसे परिवारों को मैं पैरों पर खड़ा करना, उनको रोजगार दिलाना, उनको छोटे मोटे उनके बच्चों को शिक्षा दिलाना, उनके परिवार वालों का इलाज कराना बहुत बड़ा काम था। एक घटना ऐसी भी आपको ध्यान कराता हूं मैं, जो हमको पूर्वजों ने बताई। एक विषय चला कि जो सारा समाज है ये लाचार समाज है, अब इनका कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खो के आ गए हैं। तो जैसे संविधान के अंदर व्यवस्था की गई थी कि ऐसा असहाय पीड़ित कोई समाज है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गया, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया, तो इनको क्यों ना रिजर्वेशन दे दी जाए। एक बहुत बड़ा बहस का विषय चला। लेकिन मुझे जब ये जानकारी मिली इस विषय की, बहुत सी बहस चली, बहुत से लोग खड़े हुए, 2 स्पष्ट ग्रुप बन गए। कुछ लोगों ने कहा कि आरक्षण लेना चाहिए, लेकिन ज्यादातर अपने समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, हम आरक्षण नहीं लेंगे, आरक्षण से मना कर दिया। अपने पैरों पर खड़े होंगे, स्वयं होकर के पुरुषार्थी बन के हम अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। और आज खुशी है ये बात बताते हुए, ये जो पश्चिम पंजाब से आया हुआ समाज, बंगाल से आया हुआ समाज जो भारतवर्ष में आया, अपने पैरों पर खड़े होकर इन्होंने न केवल अपने आप को संभाला, बल्कि समाज में एक कैसे आर्थिक स्थिति बढ़िया की जा सकती है, चाहे उद्योग हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें आगे बढ़ करके अनुभव का लाभ लेते हुए और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़े। फरीदाबाद देखते हैं हम, यमुनानगर देखते हैं, किस प्रकार से उद्योग सरकार ने सहायता की, लेकिन उद्योग में कैसे लोग हमारे खड़े हुए। NIT 1, 2, 3, 4, 5 जो बना वहां, वो केवल ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग के लिए उन लोगों को बसाया गया। आज कितने ही आगे बढ़ने के रास्ते हमारे बने हैं मित्रों। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अंत में इतना कहूंगा कि आज आखिर हम ये क्यों मना रहे हैं। विभाजन विष का दिवस मनाने का भी एक कोई ना कोई जरूर इसके पीछे का विषय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के मन में रहा होगा। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं घोषणा की 2021 में लाल किला से कि हम आने वाले इस वर्षों में अब 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस इस रूप में इसको जानेंगे, इसका स्मरण कराएंगे। अब इसका कारण है, कारण यह है कि आखिर तो जो पीढ़ी स्वयं भुक्तभोगी है वो पीढ़ी प्राय नहीं है, क्योंकि इस घटना को आज 82 साल हो गए। उस समय जो 10 साल का रहा होगा उसी को अनुभव थोड़ा बहुत होगा, छोटे बच्चों को तो अनुभव नहीं होता। उनकी उम्र 92 साल हो गई होगी। तो इतनी बड़ी आयु के लोग बहुत कम बचे हैं, लेकिन नई पीढ़ी, हमारा युवा वर्ग, इसको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। और इस प्रेरणा को इस नाते से कि देश के लिए मरना जीना मिटना ये हमारा काम है। ये जो विभाजन हुआ इसका इतिहास उनको पता लगना चाहिए, ताकि आगे इस प्रकार की बात न कभी आए। दुनिया में हम देखते हैं, हमारे देश में ऐसा प्लान हुआ या ऐसा इस प्रकार की पीड़ा हुई, ऐसा नहीं है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां इस प्रकार की घटनाएं बहुत पहले भी हुई हैं। उन घटनाओं में जैसा हम देखते हैं, अभी पिछले दिनों में यूक्रेन के अंदर हुआ, वहां भी लोग जो है बहुत से अपने घर छोड़ करके चले गए। जर्मन यूरोप 1941-45 यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ
उसके अंदर भी इस प्रकार की दुनिया की बहुत बड़ी घटना हुई, शहीद हुए, विस्थापित हुए, और उसका तो एक हॉलोकास्ट बहुत बड़ा, ऐसा कहते हैं 70 लाख लोग उसमें जो मारे गए थे। तो ऐसा बड़ा एक हॉलोकास्ट बना हुआ है। तो वो भी आज दुनिया को याद कराता है कि इस प्रकार की जो भीषण घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को नई पीढ़ी को बताना ये बहुत जरूरी है, और इसलिए ही इन घटनाओं को याद कराना एक काम है, और इसलिए ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। और मैं आज युवा पीढ़ी को जरूर कहूंगा कि हम इन घटनाओं से जरूर अपने मन में विचार करें कि आखिर तो इतिहास इतिहास होता है, और हमें ये सब चीजें अपने परिवारों में बतानी चाहिए, अपने घरों में बतानी चाहिए। देश के प्रति हमारे मन में एक लगाव आना चाहिए। हम जो आज जिस जैन जी की बात करते हैं, इस जैन जी को राष्ट्रीय विचार से ओत-प्रोत करना, ये हमारी इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से जरूर एक विषय आएगा कि हम जो है इस देश के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आज क्योंकि मेरे मन में था कि मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश के मंच पर रहेंगे, लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, उनका थोड़ी देर पहले फोन आया है कि आज मौसम खराब होने के कारण से, और वो हेलीकॉप्टर उनका उड़ नहीं पा रहा है, बाय रोड आना यहाँ उस समय तक संभव नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरी ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आप सब लोगों को भी बता दें कि उनकी कठिनाई के कारण से वो नहीं आ रहे हैं, वरना वो आते नहीं भी आए हैं तो भी मंच से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आखिरी विभाजन का जो विषय है, इस विषय को हम अपनी नई पीढ़ी को अगर बताना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना चाहिए कि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में, चाहे वो 6ठी से शुरू करें चाहे 9वीं से शुरू करें, विभाजन विभीषिका का एक पाठ जरूर अपनी पाठ्य पुस्तकों में, न केवल हरियाणा में बल्कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जरूर देश भर के अंदर भी शिक्षा विभाग में इसको लागू किया जाए, ऐसी मैं अपनी ओर से मांग करता हूं। तो मेरा मित्रों, ये विषय बहुत लंबा है, इस थोड़े समय में इतना ज्यादा इसमें बताना संभव नहीं है, फिर भी आपके सामने जितना एक भूमिका के रूप में मुझे विषय रखना था मैंने आपके सामने रखा है। कोई बात इसमें और छूटी होगी तो बाकी जो वक्ता है वो उसमें से रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और वैसे भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के पूरे भारत में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय उस पूरे भारत के कार्यक्रमों के सूत्रधार हैं। इसलिए इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए माननीय मंत्री महोदय को हमने आमंत्रित किया। माननीय मंत्री महोदय ने जिक्र किया दादी नानी से वो कहानियां सुनने का, तो मुझे माननीय मंत्री महोदय, भारत और पाकिस्तान की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म आई थी वीर ज़ारा, उसमें एक गीत था, बाप के कंधे चढ़ के जहां बेटे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा। तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, माननीय मंत्री महोदय ने जैसे जिक्र किया, जिन्होंने परियों की कहानी दादी नानी से सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन विभाजन की विभीषिका की उस पीड़ा को जरूर सुना है। माननीय मंत्री महोदय, मैं स्वयं पंजाब के पटियाला जिले से आता हूं, और हमने पूरा जीवन उस पीड़ा को महसूस किया है, सुना है। समय है स्वागत संबोधन का, और मैं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी से आग्रह करता हूं, कृपया संबोधन के लिए पधारें। ये आपने जब माननीय मनोहर लाल जी बोल के हटे तो आपने ये वीर ज़ारा का एग्जाम्पल उनके साथ कैसे जोड़ा है? आपने वीर ज़ारा फिल्म ध्यान में है किसी के? तो बहू जी के साथ जोड़ दिया वीर ज़ारा का। नहीं, देखिए, हम वो भारतवासी हैं, वो कहते हैं पृष्ठ जो इतिहास के तुम खोल लो, हम किसी से भी झगड़ने न गए, किंतु कोई वार कर दे पीठ पर, हमने ऐसे वार हरगिज न सहे। बांसुरी वाले कृष्ण कन्हैया सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। मैं अपना भारत माता की, भारत माता की। आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि,
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा से सांसद, परम आदरणीय श्री नितिन नवीन जी आज हरियाणा में पहुंचे हैं। हरियाणा में गुरुग्राम की पवित्र धरती पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहुंचने पर मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं, उनको वंदन करती हूं। इस कार्यक्रम के सूत्रधार जिन्होंने पूरे भारत में 14 अगस्त को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाए, विषय सब भारतीयों के सामने, युवा पीढ़ी के सामने आए, जिन्होंने राजनीति की दिशा बदल दी कि ईमानदारी से भी राजनीति कैसे हो सकती है, जिन्होंने बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां देकर बहुत सारे लोगों को घर बैठाने का काम किया, ऐसे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी मैं आज यहाँ पहुँचने पर बहुत ही स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे गुरुग्राम लोकसभा से सांसद हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय राव इंद्रजीत जी, उनका भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारी बड़ी बहन केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य बहन सुधा यादव जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, परम पूजनीय आदरणीय आचार्य स्वामी धर्मदेव जी और परम आदरणीय गुरु मां आनंद मूर्ति जी, परम आदरणीय महंत राम सुख दास जी, विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जुनेजा जी, हरियाणा सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री, हमारे विधायक गण, हमारे सांसद गण, आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु, बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी में गंगा है और यहाँ के कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। लेकिन 14 अगस्त 1947 को भारत को एक राष्ट्र पुरुष नहीं समझा गया। भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों को जीती हुई आत्मा नहीं समझा गया। उस समय चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे जिन्ना थे, चाहे रेड क्लिफ थे, चाहे माउंट बैटन थे, सबने भारत को एक जमीन का टुकड़ा समझा और करोड़ों भारतीयों को एक वस्तु समझा कि जिसको यहाँ से उठाकर वहां हम कैसे भी रख सकते हैं। जीते जागते राष्ट्र पुरुष भारत को अमानवीयता के तहत अखंड भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए और जीते जाते भारतीयों की आत्मा को कुचलने का काम उन्होंने किया, क्योंकि केवल सत्ता की लोलुपता थी। जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनना था और जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था। आज हम सब
बड़ी संख्या में आज ये स्मृति दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं केवल इतनी सी बात आप सबसे कहना चाहूंगी कि किस तरीके से भारत के दो टुकड़े हुए, कैसे लोगों ने वो विभीषिका का दंश झेला। आज आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, लेकिन जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं वो कौमें नष्ट हो जाती हैं। आज हमारे युवा पीढ़ी जो इस बात से अनभिज्ञ है कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली, जो आज इस बात से अनभिज्ञ है कि हमें स्वतंत्रता के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस स्मृति दिवस को बनाने का हेतु तभी हमें मिलेगा जब हम युवा पीढ़ी को 14 अगस्त 1947 को जब जवाहरलाल नेहरू अपनी नई शेरवानी बनवा रहे थे, अपना भाषण लिख रहे थे कि जब 15 अगस्त को देश आजाद होगा तो मैं क्या बोलूंगा, लाखों लोग उस विभाजन की विभीषिका का दंश सह रहे थे, लाखों लोग विस्थापित हुए थे और हजारों बहनों की अस्मिता लूटी गई थी, कितने लोग शहीद हुए। तो आज की युवा पीढ़ी को इन सब विषयों से अवगत करवाने का समय आ चुका है। आप सबसे यही प्रार्थना करते हुए कि हमें ये कहानियां ना रह जाएं, युवाओं के सामने इन सभी विषयों को लेकर आना है ताकि युवा इस देश के साथ जुड़े, भारत की संस्कृति के साथ जुड़े। आप सब आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ, आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, 1947 का बंटवारा लाखों लोगों के विस्थापन, हत्याओं और बलात्कारों की ऐसी बर्बरता थी जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। जब देश की बेड़ियों को काटना था, उस समय के शाही शासकों ने मां भारती की भुजाएं काट दी। भारत और भारतवासियों के प्रति नफरत की बुनियाद पर एक ऐसे देश को जन्म दिया गया जो लगभग 8 दशकों के बाद भी मजहबी उन्माद और आतंकवाद से उभर नहीं पाया है। आइए उस रक्त रंजित पीड़ादायक दौर की कुछ झलकियां देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से। एक लकीर जिसने इतिहास बदल दिया। किसी देश का इतिहास केवल उसके राजाओं, युद्धों और राजनीतिक फैसलों से नहीं बनता, वह उन लोगों की स्मृतियों में भी रहता है जिनकी जिंदगी इन फैसलों से बदल जाती है। भारत का विभाजन ऐसी ही एक घटना थी। सन 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का वह वर्ष जिसे स्वतंत्रता के वर्ष के रूप में याद किया जाता है। लगभग 2 शताब्दियों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहने के बाद भारत आजाद हुआ। ये वो स्वप्न था जिसके लिए अनगिनत लोगों ने संघर्ष किया, जेलें भरी और अपने प्राणों का बलिदान दिया। किंतु स्वतंत्रता के उसी ऐतिहासिक क्षण के साथ एक ऐसी रक्त रंजित त्रासदी ने भी जन्म लिया जिसने करोड़ों लोगों के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। इस विभाजन का निर्णय अचानक नहीं लिया गया था। वर्षों से चली आ रही राजनीतिक असहमतियां, प्रतिनिधित्व के प्रश्न, सांप्रदायिक तनाव, ब्रिटिश शासन की नीतियां और सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी, इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर उस क्षण को जन्म दिया जब देश के विभाजन का निर्णय लिया गया। नक्शे पर खींची गई एक सीमा रेखा ने केवल भूभागों को नहीं बल्कि नदियों, खेतों, नगरों, परिवारों और पीढ़ियों की साझी स्मृतियों को भी अलग कर दिया। इतिहास इसे दुनिया के सबसे बड़े जन प्रवासों में से एक मानता है, लेकिन आंकड़े उस पीड़ा को पूरी तरह नहीं बता सकते। लोगों ने अपने घर छोड़े, खेत पीछे छूटे, दुकानें, मंदिर, गुरुद्वारे, स्कूल और बाजार पीछे रह गए।
बहुत से लोग यह सोचकर निकले कि हालात सुधरेंगे और वे लौट आएंगे। कई घरों पर ताले लगे रह गए। वे ताले फिर कभी नहीं खुले। रेलवे स्टेशन उस समय की सबसे गहरी स्मृतियों में बदल गए। रेलगाड़ियों में परिवार, बच्चे, बुजुर्ग और अपना जितना सामान बचा सके उतना लेकर लोग अनजान जगहों की ओर जा रहे थे। कहीं लोग मिल रहे थे, कहीं बिछड़ रहे थे। किसी को पता नहीं था कि अगला पड़ाव कहां होगा। यह केवल जगह बदलने की यात्रा नहीं थी, लोगों को अपने सामाजिक संसार से भी अलग होना पड़ा। फिर भी इसी विस्थापन के बीच एक और कहानी शुरू हुई अपने जीवन को फिर से खड़ा करने की। डेरा इस्माइल खां से दिल्ली तक। विभाजन की चर्चा अक्सर पंजाब और बंगाल जैसे बड़े क्षेत्रों तक सीमित रह जाती है, लेकिन इन सीमाओं के भीतर ऐसे अनेक नगर थे जिनकी अपनी अलग कहानी थी। सिंधु नदी के पश्चिमी तट पर बसा डेरा इस्माइल खां भी एक ऐसा ही शहर था। यहाँ अलग अलग समुदाय लंबे समय से साथ रहते आए थे। बाजार, मोहल्ले और पारिवारिक रिश्ते इस साझा जीवन का हिस्सा थे। शहर में रहने वाले अनेक हिंदू परिवार, जो बाद में डेरावल समुदाय के रूप में पहचाने गए, अपने घरों को छोड़ने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे। लेकिन 1947 में हालात तेजी से बदलने लगे। असुरक्षा बढ़ी, अफवाहें फैलने लगी, रास्ते सुरक्षित नहीं रहे। भारत पहुंचने के बाद उन्हें शरणार्थी शिविरों और अस्थायी बस्तियों में रहना पड़ा। रोजगार निश्चित नहीं था, साधन कम थे और भविष्य का कोई भरोसा नहीं था। फिर भी धीरे धीरे जीवन पटरी पर आने लगा। डेरावल समुदाय अपने साथ भाषा, भोजन, व्यापारिक अनुभव और सांस्कृतिक परंपराएं लेकर आया था। दिल्ली उनके लिए नई कर्म भूमि बनी। करोलबाग, राजेंद्र नगर, लाजपत नगर और राजधानी के दूसरे हिस्सों में नई बस्तियां विकसित हुई। छोटी दुकानों और व्यवसायों से शुरुआत हुई। परिवारों ने बच्चों की पढ़ाई पर जोर दिया। समय के साथ ये लोग दिल्ली के सामाजिक और आर्थिक जीवन का हिस्सा बन गए। बंगाल, बंटवारे की एक लंबी छाया। बंगाल में विभाजन का अनुभव कुछ अलग था। यहाँ विस्थापन 1947 पर समाप्त नहीं हुआ। आने वाले वर्षों में भी परिवार पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल की ओर आते रहे। बंगाल की पहचान केवल उनकी जमीन से नहीं थी, उसकी नदियां, भाषा, साहित्य, संगीत और सामाजिक संबंध लोगों के जीवन का हिस्सा थे। लेकिन 1947 के बाद लगातार बढ़ते तनाव और असुरक्षा ने धीरे धीरे परिस्थितियां बदल दी। 1949 के अंत और 1950 की शुरुआत में हिंसा ने इस पलायन को तेज कर दिया। ढाका, बरिसाल, खुलना और दूसरे इलाकों में हुई घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में परिवार भारत पहुंचे। अप्रैल से जुलाई 1950 के बीच ही लगभग 12 लाख हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए। कोलकाता का सियालदा स्टेशन इस विस्थापन का बड़ा प्रतीक बन गया। हजारों लोग वहां पहुंचे और लंबे समय तक अस्थायी परिस्थितियों में रहे। इन विस्थापितों में राजवंशी और मतुआ जैसे समुदायों के अनेक परिवार भी थे। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों से लेकर कोलकाता और उसके आसपास तक नई बस्तियां बनने लगी। सुविधाएं कम थी, रहने की जगह सीमित थी, रोजगार की समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने अपनी जगह बनानी शुरू की। यदि पंजाब के विस्थापितों की स्मृतियों में रेलगाड़ी एक स्थायी प्रतीक बनकर उभरती है, तो बंगाल के अनेक परिवारों की स्मृतियों में एक नदी बार बार लौटती है। वह नदी जिसे कभी पार करना पड़ोसी गांव जाने जैसा सहज अनुभव था, अब दो देशों की सीमा बन चुकी थी। एक किनारे पर बचपन था, दूसरे किनारे पर भविष्य। बीच में केवल जलधारा नहीं,
बल्कि इतिहास की एक गहरी रेखा बह रही थी। कहीं वह पद्मा थी तो कहीं इच्छामती। समय के साथ इन समुदायों ने पश्चिम बंगाल के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में अपनी जगह बनाई। मतुआ समुदाय की धार्मिक और सामाजिक परंपराएं नए इलाकों में भी आगे बढ़ी। राजवंशी समाज ने अपनी भाषा, लोक संगीत और लोक संस्कृति को जीवित रखा। इस तरह विस्थापन के बावजूद सांस्कृतिक जीवन समाप्त नहीं हुआ। विभाजन उनकी स्मृति का हिस्सा रहा, लेकिन उनकी पूरी पहचान नहीं बना। पंजाब और बंगाल की कहानियां अलग थी, लेकिन एक बात समान थी। लोगों ने अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में नई संस्थाएं बन रही थी, संविधान तैयार हो रहा था, प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही थी। इसी समय लाखों विस्थापित परिवार भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे थे। स्मृतियों से बनी विरासत। विस्थापित परिवार अपने साथ सिर्फ यादें और निजी सामान ही नहीं, बल्कि किताबें, संगीत, भोजन, भाषा और परंपराएं भी लेकर आए थे। धीरे धीरे इन परंपराओं ने नए शहरों में अपनी जगह बनाई। दिल्ली के दरियागंज और बाद में खान मार्केट की पुस्तक संस्कृति में बाहरी सन्स बुक सेलर्स एवं फकीर चंद बुक स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों की भूमिका इस यात्रा का हिस्सा रही। संगीत की दुनिया में रिखी राम का परिवार इसका एक अलग उदाहरण है। विस्थापन के बाद दिल्ली में फिर से स्थापित हुए इस परिवार ने सितार, सरोद, तानपुरे और दूसरे वाद्य यंत्र बनाने की अपनी परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके बनाए वाद्य यंत्र देश के कई बड़े संगीतज्ञों तक पहुंचे। एक दूसरी विरासत भोजन की थी। विभाजन के बाद आए परिवार अपने साथ अपनी पाक परंपराएं भी लाए। समय के साथ मोती महल जैसे प्रतिष्ठानों ने उन स्वादों को नए शहर के जीवन का हिस्सा बना दिया। मोती महल के पकवानों ने साबित किया कि एक व्यंजन में भी एक पूरी पीढ़ी की स्मृति संजोई जा सकती है। और शिक्षा की कहानी भी इसी तरह आगे बढ़ी। अनेक परिवारों के पास बच्चों के लिए विरासत में देने को संपत्ति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ी पूंजी माना। इसी सोच ने सलवान पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों की नींव रखने में भूमिका निभाई। विभाजन को अब लगभग 8 दशक हो चुके हैं। विभाजन की स्मृति केवल पीड़ा की स्मृति नहीं है, इसमें उन लोगों की मेहनत और दृढ़ता भी है जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद फिर से शुरुआत की। आज भी किसी परिवार के पुराने संदूक में एक चाबी मिल सकती है, किसी अलमारी में वर्षों पुरानी तस्वीर रखी हो सकती है, किसी बुजुर्ग को अपने गांव का नाम और वहां की कोई छोटी सी बात अब भी याद हो सकती है। विभाजन ने लाखों लोगों को उजाड़ा, लेकिन उनकी आगे बढ़ने की इच्छा को खत्म नहीं कर सका। उन्होंने नए घर बनाए, व्यवसाय खड़े किए, स्कूल बनाए, किताबें प्रकाशित की, संगीत को आगे बढ़ाया, अपनी परंपराओं को जीवित रखा। उन्होंने अपने बच्चों को वह भविष्य देने की कोशिश की जो उनसे छिन गया था। उन लाखों लोगों को नमन जिनके घर छूट गए, लेकिन जिनका साहस नहीं छूटा। उनकी स्मृति में ही उस इतिहास की सबसे मानवीय आवाज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी थी उन लकीरों की जिन्होंने भूगोल के साथ साथ इतिहास भी बदल दिया। देवियों सज्जनों, हमारे बीच कुछ ऐसे गणमान्य वरिष्ठ नागरिक उपस्थित हैं जिन्होंने इस इतिहास को देखा है, जिया है। मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा हमारे मध्य उपस्थित इन गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करें। इसमें शामिल हैं श्री रामधन खुराना जी, मंच के पीछे श्री रामचंद्र आर्या जी, श्री CB मनचंदा जी,
श्रीमान धर्मचंद जी विद्यार्थी, जो पुस्तक के लेखक हैं, जहां कहीं भी हों कृपया तुरंत मंच पर पहुंचे। श्रीमान विद्यार्थी जी, धर्मचंद जी विद्यार्थी। आइए करतल ध्वनि से अपना सम्मान हमारे इन वरिष्ठ गणमान्य तक पहुंचाएं, जिन्होंने शून्य से शिखर की यात्रा को फिर से अंजाम दिया। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। कृपया आपसे आग्रह अपना निर्धारित स्थान ग्रहण करें महोदय। मैं निवेदन करता हूं केंद्र सरकार के माननीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री राव इंद्रजीत सिंह से कृपया अपने संबोधन के लिए पधारें। उल्टी गंगा बह रही है। सीनियर्स पहले बोल गए और जूनियर्स को बाद के अंदर बुलवाया जा रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूं अर्चना जी का कि इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहां पर आमंत्रित करके और इसको एक विशेष वर्ग का प्रोग्राम न रखते हुए पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। नितिन जी, आपका स्वागत है। बतौर यहाँ के एमपी मैं आपका स्वागत करता हूं, पर मुझे तो ये लग रहा था कि आपका स्वागत करने के लिए भी मेरे को अवसर नहीं मिले। और सम्मानित मंच, मेरे पे बहुत थोड़ा टाइम मिला है। सभी मंत्रियों का, सभी पदाधिकारियों का, सभी सम्मानित मंच के ऊपर बैठे लोगों का नाम लेते हुए खास तौर के ऊपर यहां उपस्थित पंजाबी भाइयों को संबोधित करना चाहता हूं। आज के दिन आप पंजाबी बोलते हैं, पाकिस्तान के उस हिस्से से आए हैं जो लाइन के परे था, हिंदुस्तान की लाइन के परे था। और जैसे गोरों ने किया था, क्या किया था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के अंदर लाइन जुड़ी हुई है बॉर्डर की, उसको एक के ऊपर दूसरा पलट करके, और जो वहां के हिंदू लोग थे उनको हिंदुस्तान के अंदर भेज दिया। हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर, हरियाणा के अंदर डेरा गाजी खान वाले भी आए हैं, मियाँ वाले भी आए हैं और कई जगहों के आने आए हैं। आज इस सभा के अंदर शायद यहाँ के किसी लोकल लोगों को नहीं बुलाया गया। इस चीज़ की मुझे आपत्ति है कि जहाँ प्रधानमंत्री ने यूं कहा कि 14 अगस्त को आप मनाओ विभाजन दिवस के तौर के ऊपर, और क्योंकि यहाँ नितिन नवीन आए हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ। पर नितिन जी, आपसे भी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये पंजाबी कार्यक्रम करने वाले जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते, तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहाँ आना उचित था? और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, फर्जन संजय भाटिया जी बैठे हैं यहाँ पे, अगर ये प्रोग्राम पानीपत के अंदर हुआ होता तो क्या संजय भाटिया को ना बुलाया जाता?
और अगर यह प्रोग्राम करनाल के अंदर होता तो क्या मनोहर लाल जी खट्टर को नहीं बुलाया जाता? और आज सभी यहां बैठे हुए पंजाबियों को मैं अपनी तरफ से दिल से कह रहा हूं कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 6 बार मैंने आप लोगों से वोट मांगी है और 6 बार आप लोगों ने मुझे यहां से जिता करके भेजा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे मैं लड़ रहा था। लेकिन सवाल इस बात का है कि आप हमारे को अपना नहीं समझते। कम से कम ये जो लोग जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, बोधराज सीकरी जी, कभी आप इलेक्शन लड़े हो? स्वामी धर्मदेव जी, मैं आपका अजीज हूं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है। एक बार आपके भी मन में आई थी कि राजनीति कर लूं, नतीजा क्या हुआ था आप जाकर के पूछ लेना। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा ने जो लोग वहां पर पीड़ित थे, ज्यादातर हरियाणा के अंदर आए, कुछ ही लोग पंजाब में गए हैं। सारे मिले हुए पंजाब के लोग आज हरियाणा के अंदर आए हैं और हरियाणा के मूल वासियों ने उनका स्वागत किया है, उनका धन्यवाद किया है। मैं कहानी बताना चाहता हूं आपको कि जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर मैं कॉलेज जाने शुरू हुआ था। और जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं और कभी कॉलेज गए हैं, तो उनको मालूम होगा कि जब कोई फ्रेशर जाता है तो उसकी रैगिंग हुई और रैगिंग होती है। और मेरे से क्या रैगिंग के अंदर कहा गया कि तुम जब यहां पे आए हो तो ये बताओ तुम कौन से प्रांत से, कहां से आए हो। तो मैंने बताया कि मैं हरियाणा से आया हूं, नया नया हरियाणा बना था। और मेरे को लिखने के गया, एक पूरी कॉपी एक दिन के अंदर भरने को कहा गया और उसमें ये कहा गया, जो अंग्रेजी जानते हैं, आई कम फ्रॉम हरियाणा, द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर बट नो कल्चर। ये हरियाणा के बारे के अंदर उस टाइम के अंदर सोच थी। और आज के दिन मैं कई बार कह चुका हूं और दोहराता हूं, हरियाणा के अंदर अगर संस्कृति और कल्चर आया है तो ये पंजाबी लोग जो हमारे बीच के अंदर सामने बैठे हुए हैं, उन लोगों के माध्यम से आया है। आज हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है। पहली बात तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बात तो ये अपने आप बने ना, मुख्यमंत्री थे। हरियाणा पहला प्रदेश है जहां से सेना का चीफ, मेरे काल के अंदर 2 सेना के चीफ बने हैं हरियाणा से। मैं तो कहूंगा दोनों हरियाणा वासी थे, एक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल कपूर। पर ये प्रोग्राम को आयोजित करने वाले शायद यूं कहेंगे कि एक तो हरियाणा का था और दूसरा पंजाबी था। मैं आज के दिन यूं कहना चाहता हूं, पंजाबियों भाइयों, मैं आपका अजीज हूं, आपने मेरे को बनाया है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, ताली दोनों हाथ से बजती है। आज हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जहां पर हम बैठे हुए हैं, पहला पंजाबी एमएलए किसने बनाया? यहां के लोगों ने, सिर्फ पंजाबी वोट से नहीं जीता। धर्मवीर गाबा नाम था, सब ने मिल करके उसको जिताया। जब जाकर के धर्मवीर गाबा यहां से 4 बार एमएलए बने। यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लगता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खास तौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं, 36
कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहाँ पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आप ही आप हैं, हमारा कोई योगदान नहीं। जो चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे, ये जनरल साहब ये पहले ही नहीं बुलाते मेरे को, ये इतना ही बुला दिया, वही गनीमत है। और इस चीज़ के लिए निबिन साहब आपका धन्यवाद करता हूँ और हमारी मैडम का धन्यवाद करता हूँ कि पार्टी का प्रोग्राम नहीं होता तो ना मेरे को बुलाया जाता, और जिस तरह से मेरा नाम भी नहीं था इसके अंदर भाषणबाजी के अंदर, तो मेरे को बोलने भी नहीं। अपने देश की एक बहुत बड़ी खूबी है, यह वाटिका अलग अलग पुष्प और उसकी सुगंध एक ही है। यहाँ पे भले ही वर्ग अलग हो, भले ही प्रदेश अलग हो, भले ही भाषा अलग हो, भले ही बोली अलग हो, भले ही परिवेश अलग हो, लेकिन सभी की एक है भारत माता। और यहाँ पे सभी भारत माता के बेटे और भारत माता के बेटियां बैठे हैं। इसके अलावा हमारी ना कोई जात है, ना कोई बिरादरी है, ना कुछ और है। हम सिर्फ और सिर्फ माँ भारती की संतान हैं और भारत माता के बेटे और बेटियां हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसी शख्सियत को। कहते हैं कि देश का निर्माण कौन करता है? देश का निर्माण सिर्फ एक वर्ग करता है और उसका नाम है साहित्यकार। साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का शीशा होता है, जिसमें समाज की वस्तु स्थिति सामने आती है और वास्तविकता सामने आती है। हमारे एक हमारे साहित्यकार जिन्होंने विभाजन की पीड़ा को सिर्फ सुना नहीं, अपनी इस काया पे बर्दाश्त किया, और उन्होंने 2 पुस्तकें पहले लिखी। कुल 58 पुस्तकों के निर्माता, उसके लेखक, एक ऐसा व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व, बड़ी शख्सियत जो हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक भी हैं, डॉक्टर धर्मदेव जी विद्यार्थी। आपने विभाजन पर एक पुस्तिका का लेखन किया है जिसका टाइटल है विभाजन का दंश। उस पुस्तक का अभी विमोचन होगा अपने सामने, और हमारे माननीय जितने भी अतिथिगण हैं वो उसका विमोचन करेंगे। इस पुस्तक की कीमत 700 रुपए है, लेकिन आज सिर्फ आपको एक उपहार के रूप में बाहर प्रवेश द्वार पर उसकी स्टॉल लगी है और सिर्फ नॉमिनल 100 रुपए में यह पुस्तक मिलेगी। 100 रुपए में। तो हम सभी जाने से पहले वहां से इस पुस्तक को लेके जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे ये वाकई ही एक वास्तविकता में सामने साकार मूर्ति चलचित्र की भांति चल रही है। तो हम सभी पुस्तक लेंगे, ऐसी आशा है। अब मैं, जिसका आपको प्रतीक्षा था, बड़ी बेसब्री से आपको प्रतीक्षा है, लंबे इंतजार के पश्चात इस देश को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है, एक ऐसी शख्सियत मिली है जो युवा नौजवान, ऊर्जा से लबालब, जोश से भरपूर, एक ऐसा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऊर्जा के प्रतीक हैं, जोश के प्रतीक हैं, उत्साह के प्रतीक हैं। एक ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं उनको निवेदन कर रहा हूं कि आप आके हमारा मार्गदर्शन करें, श्रीमान नितिन नवीन जी।
आज इस विभाजन विभीषिका दिवस के स्मृति दिवस को मनाने के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं। मंच पे उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक एक व्यक्ति को संगठन को सींचने का काम उन्होंने किया और सरकार के मुखिया के रूप में भी इस राज्य की सेवा की है। हमारे प्रदेश अध्यक्षा जिन्होंने इतने कम समय में अपने संगठनात्मक क्षमता को किस प्रकार से प्रवास के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए, हमारी बहन आदरणीय श्री अर्चना गुप्ता जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, हमारे स्वामी धर्मदेव जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं नमन करता हूं आज हमारी राम सुकंदा जाट जी को भी, माता जी को भी, अनंतपुना जी को भी कि उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच में उपस्थित पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य आदरणीय सुधा यादव जी, हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी, इस विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जुनेजा जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित सभी हमारे माननीय सांसदगण, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, प्रदेश का नेतृत्व वर्ग, हमारे माननीय विधायक और सांसदगण। आज का दिन निश्चित रूप से उन स्मृतियों को याद करने का दिन है, उन लोगों के जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने परिस्थितियों के निर्णय के कारण कईयों ने अपनों को खोया, कईयों ने इस विभाजन की विभीषिका में पलायन किया। मैं आज उन सभी परिवारों को, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सब को आज नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ उन परिवारों को भी जिन्होंने इस संघर्ष के बाद भी भारत में आकर संघर्ष करते हुए भारत की धरती को, भारत की मिट्टी को अपना नमन किया और आज भारत के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन परिवारों को भी नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जिन परिवारों ने इस दर्द को झेला, जिन परिवारों ने इस विभीषिका को देखा, अगर उनकी स्मृतियों को थोड़ा भी स्मरण करते हैं तो मैं मानता हूं हम सब के जीवन का उतना कठिन पल शायद ही किसी के जीवन में आया होगा। जब इस 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्वीप राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को, जो उस समय आजादी के पहले में हमारे लोग थे, उनको अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज इसलिए इस बातों की जिक्र कर रहा हूं मित्रों, जिन्होंने अपने लिए सत्ता देखी थी, जिन्होंने अपने लिए सुनहरे सपने देखे थे, उनको तो सत्ता मिली, पर जिन्होंने आजादी के सपने देखे उनको खून की होली खेलनी पड़ी, उनको अपने परिवारजनों को खोना पड़ा। यह दर्द आज कहीं न कहीं हम सब के मन में है। और जिन्होंने भी उस सत्ता के हस्तांतरण को कहीं न कहीं ये सोचकर आगे बढ़ाया कि मुझे इस विभाजन में अवसर दिख रहा था, इस विभाजन में अपना भविष्य दिख रहा था, उन्होंने करोड़ों भारतीयों के भविष्य के साथ खेलते हुए
अपने भविष्य को सुरक्षित किया। जब 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में कलकत्ता की सड़कों में जो खूनी अध्याय हुआ, जिसने पूरे देश को सांप्रदायिक हिंसा में के आग में डालने का काम किया, लेकिन जो लोग अभी चर्चा हमारे वक्ता लोग कह रहे थे और अभी हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, तो कैसे लोगों को एक विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा था। लाखों लोगों ने अपने घरों को छोड़कर केवल सुरक्षित जीवन के लिए अपने पूरे जीवन की कमाई, अपने परिवारजनों को छोड़कर एक जगह से दूसरे तरफ की ओर पलायन कर बैठे। जब वो पलायन कर रहे थे तो उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ रात गुजारेंगे, कहाँ वो रहेंगे, कौन सा उनको रोजगार मिलेगा। मैं जब आज इसकी चर्चा कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि आज जब लोग पूछते होंगे कि 1947 की बात आज क्यों की जा रही है, मैं आज अपने युवा साथियों को, यहां पर बैठे हुए सभी अपने महानुभावों को मैं प्रधानमंत्री जी की उस सोच के साथ जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि हम इस विभाजन विभीषिका को स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे, तो उन्होंने उस काले अध्याय को इसलिए याद रखने के लिए कहा कि जो भी मुल्क अपने इतिहास को नहीं समझता, इतिहास को नहीं जानता या इतिहास पे गर्व नहीं करता है, उसका भविष्य भी सुनहरा नहीं हो सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ लोगों ने तो कभी उस अध्याय को खोलना ही नहीं चाहा, कुछ लोगों ने तो उस पर मिट्टी डालकर उसको दफन करने का प्रयास किया, क्योंकि वो दफन इसलिए कर रहे थे कि उनकी सच्चाई जनता के सामने या आज की पीढ़ी के सामने नहीं आ जाए। आज बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तो स्पष्ट रूप से आज हरियाणा की इस धरती से कहता हूं कि जिन नेहरू गांधी परिवार ने केवल और केवल सत्ता के लिए ही पूरी पार्टी का निर्माण किया था और सत्ता के लिए ही इस देश का बंटवारा किया था मित्रों, और मैं कह सकता हूं आज भी उनकी मानसिकता बदली नहीं है। कल देश को बांटने का काम किया था, आज समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी रीति और नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है मित्रों। मैं पूछता हूं कांग्रेस के साथियों से कि आखिर आपने उस विभाजन का जो दंश झेले परिवारों से, उनसे कभी सार्वजनिक रूप से आपने माफी मांगी? आपने कभी उसके दुख को समझा या उन विषयों की चर्चा कभी समाज के साथ की? कभी नहीं किया आपने, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर हम इसकी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपके चेहरे का नकाब उतर जाएगा। लोग दंश कहते हैं कि हमने आजादी दिलाई है, हमने आजादी के लिए संघर्ष किया है। मित्रों, जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया उन्होंने तो फांसियां लगा ली देश के तिरंगे के लिए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि सत्ता किसको मिलेगी, उन्होंने तो केवल बलिदान दिया था मित्रों। मैं इसीलिए कहता हूं, जब कांग्रेस का नाम आई से जुड़ता है तो लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये इंडियन कांग्रेस है। मैं हमेशा कहता हूं ये इंडियन कांग्रेस हो ही नहीं सकती। जो कांग्रेस आजादी के लिए लड़ी थी वो कांग्रेस कभी भी देश का बंटवारा की नींव रख ही नहीं सकती। कहीं ना कहीं चंद लोगों ने देश के बंटवारे की नींव रखी और उस समय ही कांग्रेस हमेशा के लिए दफन हो गई मित्रों। मैं आज जब आपके बीच में ये चर्चा कर रहा हूं तो मुझे वो हत्याएं, वो आगजनी, वो बहन बेटियों पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए जो विवश हुआ था, कहीं ना कहीं उनके बातें या उनके स्मरण को अगर याद कर रहा हूं तो अपने आप में शरीर में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं मित्रों। महात्मा गांधी जी ने भी पदयात्रा की उस कलकत्ता की भूमि पर जहां पर सबसे बड़ा भीषण मानवता को संसार करने वाला सांप्रदायिक दंगा हुआ और कितने ही लोगों विस्थापित हुए।
कितने ही लोगों ने अपनी जानों की आहुति दी। 1947 में रावलपिंडी से पंजाब तक अनेक क्षेत्रों में हिंसा हुई और वो हिंसा महाविस्थापन की शुरुआत हुई, जिसमें लाखों लोगों ने अपने जीवन का आहुति दी मित्रों। लेकिन मित्रों, आज जब हम उन आंकड़ों की चर्चा करना चाहते हैं तो आज की पीढ़ी को यह जानना इसलिए जरूरी है कि कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को विस्थापन का दंश झेला। 30 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवाई और कितने ही मां बहनों ने अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा गंवाई। कितनों ने केवल अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जानों की आहुति दी। लेकिन लोग इन आंकड़ों का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं होने देना चाहते। लोग ये सोचते थे कि शायद हमें अमृत मिला है, हम कभी भी इस कड़वी सच्चाई को जनता के बीच में आने नहीं देंगे। और मुझे खुशी है कि आज की पीढ़ी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब स्मृति दिवस की बात कही तो आज की पीढ़ी को वो सभी सच्चाई कहीं ना कहीं बताने का, समझाने का और उनको अनुभव के साथ जोड़ने का मौका मिला है मित्रों। मैं आज के दिन उस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर रिफ्यूजी कैंप बने। उन रिफ्यूजी कैंप में सैकड़ों की संख्या में जब ट्रेनों से लोग आते थे और आकर अपना जीवन एक अंधकार में देख रहे थे, उस समय भी समाज के लोगों ने खड़ा हुआ। और मुझे खुशी है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय भी लोगों की सेवा की और कहीं ना कहीं समाज में एक दूसरे के लिए खड़े होने का भाव पैदा किया। जो लोगों ने इसको केवल सत्ता देखी, मैं उनसे पूछता हूं, आपने तो प्रतिबंध लगाने का काम किया था, आपने उस सेवा के भाव को कभी नहीं देखा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उस समय किया था। मित्रों, मुझे आज गर्व होता है कि मैं भी उस विचार के साथ जुड़ा हुआ, परिवार का जुड़ा हुआ सदस्य हूं, जिसने इस देश में उस त्रासदी के समय में भी सेवा के भाव से काम किया मित्रों। लेकिन जहां एक और हम उन परिस्थितियों की इसलिए चर्चा कर रहे हैं, वो वाकया इसलिए समाज के सामने रख रहे हैं मित्रों, क्योंकि आज भी हमें जब अपने लिए नए भारत बनाने का समय है, जब हम एक विकसित भारत बनाने की सपना देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। इस देश में एक समय था जब कश्मीर को भी अलग कर रखने का प्रयास किया गया था। वो तो हमारा सौभाग्य है कि सरदार पटेल जैसे शख्सियत रहे जिन्होंने पूरे भारत के कई सियासतों को एक करने का काम किया। नहीं तो उस समय भी नेहरू जी के लिए वो सियासत भारत के अलग इलाके का ही भाग था, उसको भी किसी एक करने का काम किसी ने किया तो सरदार पटेल जी ने किया, जो कभी भी नेहरू के विचार से चलते तो कहीं ना कहीं ये रियासतें कभी भी भारत का अंग नहीं बनी होती। पर एक रियासत को नेहरू जी ने अपने लिए रखा था और कहीं ना कहीं उसका दंश आजादी के 70 साल तक हम झेलते रहे। और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जब हम जम्मू कश्मीर से 370 धारा की समाप्त कर चुके हैं, तो कश्मीर का वो भूभाग भी आज पूरा भारत के साथ जुड़ चुका है। ये हमें गर्व का लाता है। लेकिन मैं आज आपके सामने इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं हमें देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इतिहास के समय में लगातार केवल अपने लिए सत्ता बचाने के लिए किस प्रकार से उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने, खास करके नेहरू परिवार ने, केवल इस देश को बांटने का काम ही नहीं किया, इस देश के दिलों में एक रेखा खींचने का काम किया जो एक बड़ी दीवार बन जाए ताकि केवल सत्ता उनको मिलती रहे और देश के लोग एक सूत्र में बंध कर आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मित्रों, इस देश की अपनी अपनी संस्कृति है। इस देश का हर भाग में
हर राज्य में अलग अलग संस्कृति के और संस्कार के लोग रहते हैं, पर इस मिट्टी की सुगंध ऐसी है जो पूरे देश को एक साथ बांधे रखती है। और मैं मानता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने केवल विकास को अपना एजेंडा नहीं बनाया, हमने कहा कि हम अपने विरासत को भी संवारेंगे और विरासत के साथ विकास के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि आज विरासत को संजोने का काम भारत की सरकार और हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं मित्रों। लेकिन मैं पिछले दिनों संसद के सत्र में भी था मित्रों, और जिस प्रकार का आचरण कांग्रेस के नेताओं ने कर रहे थे और जो विपक्ष के अगुवाई कर रहे थे, मैं कहता हूं आजकल लोग जिन्होंने भारत को विभाजन की विभीषिका दी हो, जो विभाजन का दर्द दिया हो, वो आज भारत को जोड़ने की बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने वाले लोग को रेड कारपेट स्वागत करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वागत का द्वार खोलते हैं। ये कभी भी देश के एक साथ लेकर चलने की इनकी कभी इच्छा हो ही नहीं सकती। मैं आज इसलिए कह रहा हूं मित्रों, संसद के सदन में पटल पर किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो आचरण, जो व्यवहार, जो अशिष्टता इनके व्यवहार में दिखती है, वो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये हताशा में है, निराशा में है। ये कहीं ना कहीं इस बात से जानते हैं कि भारत की जनता अब उनके विभाजन की नीति से दूर कहीं न कहीं विरासत के साथ एक साथ चलना चाहती है। और यही कारण है कि आज पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ चलने को तैयार खड़ा है मित्रों। हम मानते हैं कि हम इस देश की समस्याओं के साथ लगातार जुड़कर काम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को भी अगर कोई व्यक्ति समझता है या कोई सरकार या कोई संस्था समझती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है मित्रों। ये लोग तो केवल युवाओं को एक ऊर्जा का विषय नहीं, उसको दिशा देने का काम कभी नहीं किया, उस ऊर्जा को केवल सत्ता के लिए यूज करने का काम किया है। मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी जो अपना भविष्य खुद लिख रहा है, जो खुद रोजगार केवल लेने के लिए नहीं, रोजगार देने के लिए आगे बढ़ रहा है, मैं उस युवा पीढ़ी को नमन करता हूं मित्रों। 2047 का विकसित भारत बनाना है तो कहीं ना कहीं इन युवा पीढ़ी को एक सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाना है मित्रों। इसलिए हम अपने युवा साथियों से भी कहेंगे कि जहां एक और मैं आपको उस अनुभव को करा रहा हूं जो विभाजन की विभीषिका का विषय है, वहीं भारत के सुनहरे भविष्य के लिए चलने के लिए आपको आग्रह कर रहा हूं मित्रों। क्योंकि आज जिस प्रकार के आचरण नेता प्रतिपक्ष और राहुल गांधी करते हैं, मैं मानता हूं कि आज का युवा पीढ़ी कभी भी उस प्रकार के आचरण और व्यवहार को कोई जगह दे ही नहीं सकता। किस प्रकार के एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को किस प्रकार के शब्दों से आप अलंकृत करते हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जब एक भारत की कूटनीति, भारत की डिप्लोमेसी आज पूरे विश्व में भारत का एक अलग स्थान बनाती है। आज भारत का तिरंगे का सम्मान इतना बड़ा है कि जब यूक्रेन और रशिया युद्ध होता है तो भारत के तिरंगा पकड़कर एक पाकिस्तानी नागरिक भी सुरक्षित बाहर निकल सकता है। ये नए नेतृत्व का पहचान है मित्रों। आज विश्व में भारत के नेतृत्व का लोहा माना जा रहा है। भारत के गरीब के घर में किस प्रकार से विकास हो, इसकी चिंता हो रही है। आज भारत के तिरंगे को सम्मान विश्व और दुनिया में मिल रहा है और उस नेतृत्वकर्ता का आप मजाक उड़ाते हैं, उस नेतृत्वकर्ता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं आज भी आपके अंदर विभाजन की मानसिकता अंदर घुसी हुई है, इस बात का परिचायक है मित्रों। मैं आज इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को समझना होगा, जो व्यक्ति भारतीय संस्कृति का नहीं, भारतीय संस्कार का नहीं, वो क्या भारत को समझेगा जो कहता है कि हम 3000 पुराने भारत के इतिहास को समझते हैं। अरे भारत तो सम्मान का प्रतीक रहा है, भारत गुरुओं की परंपराओं का प्रतीक रहा है,
भारत तो वो परंपराओं से रहता है जिसमें अपने वरिष्ठों का, अपने बुजुर्गों का सम्मान होता है, जहां माता बहनों को हम प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ देखते हैं, पूजा के रूप में देखते हैं, आप उसका भी मजाक उड़ाते हैं। कहीं ना कहीं ये संस्कृति इटालियन संस्कृति है मित्रों, ये भारतीय संस्कृति हो ही नहीं सकती मित्रों। मैं इसलिए इस बात को आज कह रहा हूं मित्रों कि आने वाला समय जिस अनुभव के साथ, जिस विषय की चर्चा के साथ हम यहाँ जुटे हैं, हमें अपने भारत को एक विकसित भारत बनाना है, लेकिन अपनी विरासत को भी उसी प्रकार से संजोना है मित्रों। आज पूरे देश में हमारा युवा स्टार्टअप के लिए जाना जा रहा है, यूनिकॉर्न के लिए जाना जा रहा है। कल जिस जम्मू कश्मीर के युवाओं की चर्चा स्टोन पेटर्स के रूप में होती थी, आज के जम्मू कश्मीर के युवा की चर्चा रणजी विजेता के रूप में होती है। ये आज की युवा पीढ़ी का है मित्रों। क्या समझेंगे ये लोग जो कहते हैं जेन जी और जेन अल्फा? मैं मानता हूं इसको युवा देखो, ये वो पीढ़ी है जो आज खेलो इंडिया में भारत के लिए पदक लेके आ रहा है। ये यो युवा पीढ़ी है मित्रों। आज का जेन जी भारत के लिए जीना चाहता है, भारत के लिए मरना चाहता है, आपके राजनीतिक एजेंडों पे नहीं चलने वाला है मित्रों। इसलिए मैं अपने इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने आज इस बड़े स्वरूप में इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को न केवल याद किया है, उनके अनुभवों को आपने साझा किया है। और मैं यहाँ पर बैठे हुए लोगों से आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को जरूर इस भविष्य के बारे में, इस इतिहास के बारे में बताइए। जब तक आप उनको इतिहास का सही ज्ञान नहीं देंगे, वो अपना भविष्य सुनहरा नहीं बना पाएगा मित्रों। इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम अपने नई पीढ़ी को उन सभी अनुभवों को दें जिसके माध्यम से वो अपना अच्छा भविष्य बना पाए, अपने देश का भविष्य बना पाए, अपने राज्य का भविष्य बना पाए। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन दूंगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और हरियाणा में हमारी सरकार, बहुत अच्छा शब्दों का प्रयोग मनोहर लाल जी के समय से होता रहा। ये वो राज्य है जहां पर पहले पर्ची देकर नौकरी मिलती थी, लोग पर्ची देकर नौकरी दिलाते थे, लेकिन हरियाणा वो प्रदेश है जो बिना पर्ची के नौकरी देने वाला प्रदेश है, जो युवाओं का सम्मान करने वाला प्रदेश है मित्रों। हमारी बेटियां, हरियाणा की बेटियों की अनुपात की चर्चा होती थी, आज वो अनुपात भी बदल गया और हमारी बेटियां खेलो इंडिया से लेकर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में हमारे लिए पदक लेके आती हैं। हरियाणा को किसने बदला है, ये हरियाणा की जनता देख रही है। और जिसने इस यहाँ के बेटों को, यहाँ की बेटियों को किस प्रकार से जीवन दिया था और आज कैसा जीवन है, ये बदलाव देख रहा है मित्रों। इसलिए मैं हरियाणा की सरकार को भी, माननीय मुख्यमंत्री आज उपस्थित नहीं हो पाए, उनके कार्यक्रम में मौसम के कारण नहीं उपस्थित हुए, लेकिन मैं उनको और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आपने युवा पीढ़ी को, आपने बहन बेटियों को जो सम्मान दिलाया है और जो हरियाणा को विकास के रास्ते पे आप आगे लेकर चल रहे हैं। और आज जिस प्रकार का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, आपने विरासत को संजोने का भी काम किया है और भविष्य को सुधारने का भी काम किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का। इतिहास गवाह है कि देश को विभाजन की भयानक त्रासदी से बचाया जा सकता था, लेकिन अफसोस ये हो न सका क्योंकि उस समय के सियासतदानों ने कुर्सी को भारत की अखंडता से बड़ा माना, क्योंकि मां भारती के कुछ स्वार्थी बेटों की सत्ता की चाह ने बंटवारे की राह को और आसान कर दिया। अब मैं महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी से आग्रह करता हूं, कृपया धन्यवाद प्रस्ताव के लिए पधारे महोदय। मैं आप सभी की जानकारी में एक बात कहता हूं कि आज का आयोजन, इसका जितना भी सफलता का अगर कोई श्रेय मिल सकता है तो वो सिर्फ एक व्यक्तित्व है जिसका नाम है स्वामी धर्मदेव। आप पिछले 15 दिन से दिन रात आपने अपनी तपस्या और अपनी साधना से इस कार्यक्रम को सफल किया है और जो इतना बड़ा समूह यहाँ पर आया है, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ
और मैं निवेदन करता हूं माननीय मनोहर लाल जी से कि इनकी ऐसी अनथक मेहनत, एक राष्ट्र संत, अगर मैं कहूं राष्ट्र संत तो वो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, तो ऐसे तपस्वी को आप, हम लोग सम्मानित, हमारी औकात तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपका वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। इसके पश्चात सिर्फ 2-4 मिनट का कार्यक्रम है, स्वामी जी आभार प्रकट करेंगे और उसके पश्चात मेरा रंग दे बसंती चोला चलेगा और अंत में राष्ट्रगान होगा। हम राष्ट्रगान के पश्चात ही जाएं, क्योंकि राष्ट्रगान के सम्मान में हमें खड़ा होना है। तो मैं आदरणीय स्वामी जी को, जो कि बड़े प्रबुद्ध और विशेषज्ञ हैं, एक सागर को भी गागर में भर देते हैं, तो अपने थोड़े शब्दों में आप हम सभी को आशीष वचन कहेंगे। आपसे प्रार्थना। सारी दुनिया के वाली मालिक अपार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान सारे संसार को बनाने वाले मेरे राघव मेरे माधव, आपके श्री चरणों का वंदन है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य मेरे गुरुजन, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आज ये प्यारा सा मंच, इस मंच की गरिमा, इस मंच की आभा हमारे राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष, सारे भारतवर्ष के आप इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपके आगमन से इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे। ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय आपका उद्बोधन संबोधन भी अभी अभी हम सब लोगों ने प्राप्त किया। आपके अंतःमन से निकलने वाली वो आवाज, भारतीयता, राष्ट्रीयता, मेरा भारत मेरा देश, पूरी दुनिया का गुरु कहलाने वाला, इसकी गौरव गाथा को आपने अपने शब्दों में गाया। हमारे ऐसे प्यारे प्यारे आदरणीय सम्माननीय माननीय श्रीमान श्री नितिन नवीन जी, उनके साथ साथ हमारे दिलों की धड़कन है। ऐसे वो दिव्यात्मा जिनको मैं त्याग की साक्षात मूर्त कहता हूं, जिन्होंने हमारे इस समाज की अगुवाई करते हुए, राष्ट्र की अगुवाई करते हुए, राष्ट्र को सम्मान देने के लिए, समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए उन पुरखों को, उन पूर्वजों को श्रद्धा के सुमन समर्पित करने के लिए हर कदम हमेशा आगे बढ़ाया, हमेशा मार्गदर्शन भी किया। ऐसे हमारे आदरणीय सम्माननीय धर्म ध्वज श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपकी गरिमा में उपस्थिति है। उधर आप जानते हैं कि मेरा भारत कौन नहीं जानता, सब लोग हम कहते हैं कि मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु, विश्व गुरु। लेकिन विश्व गुरु कैसे कहलाया ये? मेरे भारत के संत महात्मा महापुरुष, जिन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले नगर नगर लोगों के बीच में लोगों को जाकर के जगाया, और केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एतद् देश प्रसूतसे सकाशाद अग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथिव्याम सर्वमानवा, सारी पृथ्वी के लोगों को जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, वो मेरे भारत के आचार्य और संत हैं, जिनकी वजह से मेरा भारत दुनिया का गुरु कहलाया। ऐसे महापुरुष, उनमें हमारी आदरणीय आनंद मूर्ति गुरु माँ जी हैं, हमारे पूज्य श्री स्वामी रामसुख दास जी हैं। एक एक व्यक्तित्व अपनी आभा को लिए हुए। अब इस समय तो देखो धन्यवाद ज्ञापित करने का समय। स्वामी धर्मदेव को आप लोग सुनते रहते हैं, घंटों बोला करता हूं, आपसे बात किया करता हूं, लेकिन 2-4 मिनट केवल आपके लेना चाहता हूं कि आज इस मंच पर, यहां पर ये प्यारा सा मंच सजा, ये सुंदर सा कार्यक्रम, आपके सामने ये बात आई, हमने पुकार पुकार के कहा, हे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, आपके एहसान को जीवन में कभी हम भुला नहीं पाए। स्वामी धर्मदेव कई बार गदगद होता है या आर्द्र भी होता है। 1947 का वो मंजर
देश बटा, देश के लोग कटे, देश बढ़ते रहते हैं, प्रदेश भी बढ़ते हैं, बंटवारे होते रहते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में जो 1947 में इस भारत में हुआ। उससे पहले भी दर्द मेरे भारत को, मेरे भारत के धरती को कई बार मिले। 20वीं शताब्दी की शुरुआत होती है 1901 से। 1904 में देश बटा नेपाल अलग होता है, 1906 में भूटान अलग होता है, 1907 में तिब्बत अलग होता है, 1935 में श्रीलंका अलग होता है, 1937 में म्यांमार अलग होता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसके बाद 5वीं बार बढ़ता हुआ केवल 20वीं शताब्दी में 1947 में निर्मम कत्लेआम, निर्मम कत्लेआम। बट गया देश, बट गया, दो भुजाएं कट गई। जैसे हमारे आदरणीय खट्टर जी ने भी कहा, बाबूजी ने कहा, पूर्वी हमारा वो बंगाल पाकिस्तान बना, पश्चिमी पंजाब वो पाकिस्तान बना। वो बात अलग है, 1971 में फिर वो बांग्लादेश हो गया। दो भुजाएं इसकी कटी। लेकिन उस समय निर्मम कत्लेआम। अभी जब आप लोगों ने 2 घंटे पहले यहां पर एक रंगमंच पर, इस मंच पर कार्यक्रम देखा, मैं भी सामने बैठा था। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंख में आंसू नहीं आए? क्या दर्द भरी दास्तान। हालांकि नवीन जी जब आप बोल रहे थे, माननीय बाबूजी बोल रहे थे, तब भी हृदय बहुत द्रवीभूत हो रहा था। आपने भी उनको कहने का पूरा प्रयास किया, आपकी वाणी से हमने वो सब सुना। लेकिन उस नाटिका को जब देखा, आप लोगों ने देखा आज यहां पर कैसे हमारी बहुएं, हमारी बेटियां, उनके साथ क्या जुल्म सितम हुए। मां के गर्भ को फाड़ दिया जाता है, आधा पका बच्चा बाहर निकाल दिया जाता है। कैसी कैसी वो यातनाएं, वो पीड़ाएं, वो दर्द। पर आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, केवल बड़े और बूढ़े नहीं, माताएं बहनें नहीं, हमारे देश के तो बच्चों ने भी कुर्बानियां दी। वो भारत देश, ये मेरा भारत देश कई बार करुणा से सीना भर जाता है। कैसी प्यारी बात आप संस्कृति की कर रहे थे। भारतीय संस्कृति में जीने वाले वो लोग, कोई भूल सकता है क्या 1947 से भी पहले भाई जोरावर सिंह, भाई अजीत सिंह, भाई जोरावर सिंह, जुझार सिंह, भाई जोरावर सिंह, भाई फतेह सिंह, कौन भूल सकता है? 321 साल पहले एक 6 साल का, एक 9 साल का, एक 14 साल का, एक 18 साल का चमकौर के जंग मैदान में 2 शहीद हो जाते, 2 को जिंदा दीवार में चिड़ दिया जाता है। लेकिन उनकी आवाज क्या थी? मर वैसू पर धर्म न छुड़ेसू। हमें मरना कबूल है पर धर्म का त्याग नहीं करेंगे। ऐसे वो लोग, ऐसे वो बच्चे, वीर हकीकत जैसे बच्चे, उन्होंने भी अपने जीवन के माध्यम से और मृत्यु के माध्यम से संदेश दिया। मैंने जैसे निवेदन किया आप लोगों से, घंटों आप हमेशा मुझको सुनते रहते हो, पर आज केवल अब इतना कहना चाहता हूं। ये प्यारा सा मंच सजा हुआ है, आप सब लोग पहुंचे हजारों हजारों की संख्या में। ये राजकीय कार्यक्रम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हालांकि ठीक है 18 वर्ष पूर्व हम लोगों ने एक संकल्प लेकर के बीड़ा उठा करके आगे बढ़े कि हमारे वो विभाजन के लोग, उनकी यादों को कभी हम भूलेंगे नहीं, उनकी याद में हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। वो करते आ रहे थे। लेकिन माननीय बाबूजी, इसका भी श्रेय आपको जाता है। श्रीमान श्री खट्टर जी, आप मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश के उस समय थे, आपके माध्यम से आवाज वहां तक जाती है। मैं मान सकता हूं, मैं समझ सकता हूं कि उनके हृदय में, माननीय मोदी जी के हृदय में ये भाव, ये तड़फ शायद बहुत समय से थी। लेकिन वो भी देश के उस अमृत महोत्सव की प्रतीक्षा कर रहे थे। 75 साल के बाद आज स्वामी धर्मदेव कहे कि 1947 के बाद 70-75 साल बीत गए। लेकिन उससे पहले 60-65 साल एक भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जिसने याद किया हो, नमन किया हो, प्रणाम किया हो, जिसके सीने में दर्द पैदा हुआ हो। लेकिन वाह रे मेरे आदरणीय खट्टर जी, आपके माध्यम से बात आगे गई। और मेरे आदरणीय, हमारे सिर के ताज, हमारे दिलों के धड़कन श्रीमान श्री मोदी जी,
आपने घोषणा कर दी कि विभाजन के शहीदों को बुलाया नहीं जाएगा। उनकी याद में दिन तय हुआ 14 अगस्त जो आज हम मना रहे हैं, हमेशा मनाते रहेंगे। जो अब एक घोषणा और निवेदन करना चाहता था, निवेदन तो मेरा आप सबसे भी है। अभी तिरंगा लहराने वाले हैं, राष्ट्रगीत के बाद अब राष्ट्रगान गाने वाले हैं, लेकिन उसी में एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप बैठे, आपकी उपस्थिति में कम से कम एक भावना मैं ही व्यक्त करना चाहता हूं। बहुत समय से हमारी इच्छा है कि उन पुरखों की याद में चाहिए था ये सरकारों को कि लाखों लाखों लोगों का हुआ बलिदान, उनके नाम पर कुछ बनाते, एक ईंट तक नहीं लगी कहीं, एक स्मारक बनना चाहिए। मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि एक राष्ट्रीय स्मारक, उसके लिए आपका भी योगदान चाहिए। बाबूजी अगुवाई कर रहे हैं। गंगोत्री से लेकर के गोमुख, गोमुख से गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक कहीं भी 50 एकड़, 100 एकड़, 200 एकड़ ये विभाजन विभीषिका स्मृति न्यास बन चुका है। पंचनद स्मारक ट्रस्ट हमारा पहले से है। ये सारे मिलकर के एक ऐसा प्यारा वो स्थान बनाना चाहते हैं। जगह की आवश्यकता है। हमारे बाबूजी की इच्छा है। पिछले हफ्ते आपने मीटिंग में कहा कि मैं तो चाहता हूं कि पूरे भारत के हर प्रदेश में स्मारक बने। ये आपकी इच्छा है और आपने बल्कि ये भी कहा कि शहर वाइज भी बने। और मैं भूल नहीं सकता, हमारे हरियाणा के ही मुख्यमंत्री रहते हुए आपने फतेहाबाद में जमीन आपने दी, वहां पर पंचनद सेवा धाम बना है, करोड़ों रुपया उस पर लग चुका है। वो शहर का बना है, प्रदेश के बने और उसके बाद देश का एक राष्ट्रीय स्मारक बने। उसके लिए बाबूजी आपसे बात करेंगे। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी से आप बात कर चुके हैं श्री बाबूजी, और हमें अब जगह चाहिए और उस